डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। ठंड में अपने आप को बचा रखा होगा। मतलब हमारी तरफ तो ठंड हो ही रही है और आपकी तरफ पता नहीं मुझे ठंड हो रही है नहीं हो रही है। और कल सभी लोगों का जिनका भी टेट का पेपर है, बेस्ट ऑफ लक टू देम और अच्छे से पेपर दीजिएगा टेट का पेपर। और सोच समझ के पेपर को करिएगा और सबसे पहली बात है अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए ज़रूर जाइएगा वहाँ पर, जिससे कि आप लोग जो है क्योंकि आपको भी पता है कितना ज़्यादा जो है संक्रमण वगैरह सब फैल रहा है, तो अपनी सेफ्टी का प्रॉपर जो है वो ध्यान रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। आज मैं जो आप लोगों के लिए सेशन लेकर आई हूँ वो है कंडीशनल सेंटेंसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच। दो चीज़ों को मैंने इसमें अमैलगमेट करा है, तो मैं उस चीज़ को आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। सेशन अच्छा लगे तो एक चीज़ मेरे हस्बैंड ना मुझे बार बार बोलते हैं कि तुम भी ना ये कहा करो, और अभी इशारे कर रहे हैं, तो वो जो है वो ये ज़रूर कहते हैं कि तुम ये कहा करो कि लाइक कर दो, शेयर कर दो और क्या कर दो, कमेंट कर दो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट। तो ये प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट। मतलब वो इसको कहीं से कहीं तक भी उसमें नहीं कहते हैं। उनका एक ये है कि औरों के जब वो देखते हैं वीडियोस वगैरह तो उनका ये रहता है कि हम लोग कभी अपने वीडियोस में ये सब नहीं बोलते हैं एंड स्टूडेंट्स इतना यूज टू हो चुके हैं हमारे इस चीज़ का। बिल्कुल भी इस चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। डोंट प्लीज़। ये उनका है कि हाँ एक बार ज़रा कह के देखो लोगों का क्या रिस्पांस जो है वो आता है। तो ये वो भी एक मजाक में कहते हैं और आप लोगों से भी एक मजाक की बात है। अगर किसी को कोई चीज़ पसंद आती है तो मेरा ये मानना है कि आपको बिल्कुल भी कहने की ज़रूरत नहीं है। पसंद आती है कोई चीज़ तो लोग अपने आप ही उसको आगे बढ़कर चीज़ें जो हैं वो उसको पसंद करते हैं, उसको शेयर वगैरह जो भी करना होता है वो अपने आप करते हैं। कहने से किसी से मांगकर या कहकर कोई चीज़ करवाई तो क्या करवाई, पसंद आया तो कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, है ना। तो वही चीज़ जो है उसके साथ ही बस ये आज जो है मेरे पीछे पड़े हुए थे तो मैंने आप लोगों के साथ ये एक छोटी सी चीज़ शेयर करी है। और अब हम लोग जो है ये कंडीशनल सेंटेंसेस इंग्लिश ग्रामर वाला और फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये जो है एक DSSB का बैच है जो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको उसके विषय में कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमारे इस ऑफिस के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सिर्फ ऐप डाउनलोड करते हैं, और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता रही हूँ, अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं और कोई मैसेज जा रहा है ऐप की तरफ से तो वो ऐप की तरफ से जाता है। हम लोग कभी किसी को ना कॉल करते हैं। मतलब इंग्लिश सूत्रा के प्रतिनिधियों की तरफ से आपके पास कोई कॉल नहीं जाएगा। वो ऐप ज़रूरत से ज़्यादा जब स्मार्ट बन जाते हैं तो काम करते हैं, वरना हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जीरो कंडीशनल, जिसको उसमें टाइप में नहीं लिया जाता। एक प्रेजेंट कंडीशनल होता है कि आप प्रेजेंट में कोई स्थिति बताते हैं, कोई शर्त बताते हैं और उस शर्त पर आधारित एक रिजल्ट आता है। एक पास्ट कंडीशनल होता है, कहने को पास्ट होता है लेकिन उसमें प्रेजेंट की स्थिति बताई जाती है, प्रेजेंट की कोई इच्छा बताई जाती है, कोई अपूर्ण इच्छा बताते हैं, कोई भी एक कोई डिज़ायर कुछ भी बताते हैं और उस पर आधारित क्या चीज़ हो सकती है वो रिजल्ट बताया जाता है। एक होता है परफेक्ट कंडीशनल, जिसमें पास्ट की कोई इच्छा जो कि अधूरी रह गई उसके बारे में बताया जाता है, उस पर क्या रिजल्ट आ सकता था वो बताया जाता है। तो ये कंडीशनल्स होते हैं जीरो कंडीशनल, टाइप 1 प्रेजेंट कंडीशनल, टाइप 2 पास्ट कंडीशनल एंड टाइप 3 दैट इज परफेक्ट कंडीशनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस कई बार क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा गलतियाँ, ये मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं बाकेट में आने वाली बुक में से ही क्वेश्चन लिए हैं, उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ और आपको इसमें मैं एरर्स भी बताती चल रही हूँ। If he would receive my letter in time, he would be able to change his plans. हमें इस सेंटेंस को पढ़ के ये पता चल रहा है कि अगर उसे मेरा लेटर समय पर मिल गया होता तो उसने अपने प्लान्स चेंज कर लिए होते, या अगर उसे मेरा लेटर समय पर मिल जाएगा तो वो अपने प्लान चेंज कर लेगा।
या अगर इस सेंटेंस को अगर हम कहते हैं कि इफ ही रिसीव्ड माई, अगर वो मेरा लेटर समय पर रिसीव, काश वो मेरा लेटर समय पर रिसीव कर ले और वो तो ही वुड बी एबल टू चेंज हिज प्लान्स, तो वो अपने प्लान चेंज कर लेगा। मगर ये जो स्थिति है ये ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है। इस सेंटेंस में ये है कि अगर उसे मेरा एक अफसोस बता रहा है और जो अफसोस बताने वाला पार्ट होता है उसमें हम परफेक्ट कंडीशनल लगाते हैं, तो इसके दोनों पार्ट्स में गलती है। इफ़ ही हैड, पहला गलती ये है क्योंकि ये परफेक्ट कंडीशनल है जो पास्ट की किसी इच्छा, पास्ट का कोई ऐसा पार्ट बताता है जो काम हो सकता था मगर किन्हीं कारणवश हो नहीं पाया। इफ़ ही हैड रिसीव्ड my letter in time, he would have been able to change his plans। तो इसमें भी एरर है और इसमें भी एरर है, क्योंकि अगर आप केवल इसको चेंज कर देंगे if he received my letter in time, तो ये सेंटेंस ऊपर से देखने में ठीक लग रहा है मगर लॉजिकली ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। दैट इज वाई इसके, क्योंकि ये परफेक्ट कंडीशनल का पार्ट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज If I am in your position, I would not have agreed to that। जिस बुक में से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं उन्होंने साधारण रूप से इसमें क्या करा है, इसको I were in your position करके स्टूडेंट्स को उसको समझाने की नाकामयाब कोशिश भी कर रखी है। मगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं, if I were in your position का मतलब होता है पास्ट कंडीशनल, यानी कि प्रेजेंट की एक ऐसी इच्छा, प्रेजेंट की एक ऐसी डिज़ायर, प्रेजेंट की काल्पनिक स्थिति। जैसे अगर मैंने कहा अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो एक लग्जूरियस लाइफ जीती, अगर मैं राजा होता तो तुम्हें मंत्री बना लेता। ये प्रेजेंट की काल्पनिक स्थिति है। अगर एक बंदर कमरे में आ जाए तो तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए तो तुम क्या करोगे, ये प्रेजेंट की काल्पनिक स्थितियां होती हैं। अब यहाँ अगर आप खाली ये लगा देंगे तो वुड नॉट हैव से आप कैसे से जस्टिफाई करेंगे, तो ये सेंटेंस गलत है। अब आप इसको यहाँ एम नहीं आएगा, इफ आई हैड बीन इन योर पोजीशन, अगर मैं तुम्हारी पोजीशन में होता, आई वुड नॉट हैव अग्रीड टू दैट, तो मैं उस बात पर राजी नहीं होता। ये परफेक्ट कंडीशनल है, यानी कि पास्ट की ऐसी चीज जो काम हो सकता था मगर नहीं हो पाया, पास्ट की अपूर्ण इच्छा को बताता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ही स्मोक्स लेस he would get rid of his cough। तो प्रेजेंट कंडीशनल ये बताता है कि अगर कोई काम करोगे तो उस पर आधारित रिजल्ट क्या आएगा। तो उसका जो पहला पार्ट होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और जो बाद का पार्ट होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। इफ ही स्मोक्स लेस, अगर वो कम सिगरेट पिएगा, he would get rid of, तो उसको उसके कफ से मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि ये शर्त है, ये रिजल्ट है। जब ये रिजल्ट है तो वुड नहीं आएगा, दैट विल बी विल। he will get rid of his cough। The train will not start until the guard will blow the whistle। The train will not start, कि ट्रेन स्टार्ट नहीं होगी कब तक। Until और unless जो होते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज किए जाते हैं क्योंकि ये शर्त बताते हैं, ये कंजंक्शंस होते हैं, इससे सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होता है। तो until the guard will blow the whistle, तो until the guard will blow, तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये शर्त बता रहे हैं और जो शर्त बताने वाले वाक्य होता है उसमें कभी भी will का यूज नहीं करते until the guard blows the whistle। जो कोई भी चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो उसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ, वो आप लोग ध्यान से सुना करिए, तो उससे आप लोगों के लिए चीजों को समझना आसान होगा। Now the next question is, if a person studied a period of history, he would have wondered how things had happened at that time। अब ये है if a person studied period of history, he would have, अगर किसी व्यक्ति ने if a person studied a period of history, अगर कोई व्यक्ति हिस्ट्री पढ़ेगा तो he would have wondered, तो उसे ये he would have wondered how things had happened at, ये हमें पता चल रहा है ये सेंटेंस पास्ट की बात की जा रही है। पास्ट की बात की जा रही है तो प्रेजेंट की अपूर्ण इच्छा को या प्रेजेंट की डिजायर को, प्रेजेंट की काल्पनिक इच्छा को कैसे बताया जाएगा। तो इफ अ पर्सन हैड स्टडीड, इफ अ पर्सन हैड स्टडीड अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री ही वुड हैव वंडर्ड, तो अगर किसी व्यक्ति ने हिस्ट्री पढ़ी होती तो वो ये जानता कि कैसे वो चीजें उस समय पर हुई थी। तो इफ अ पर्सन हैड स्टडीड, कि अगर लेकिन पढ़ी ही नहीं तो वंडर हु, और ये वंडर्ड नहीं है, दैट्स वंडर्ड। ही वुड हैव वंडर्ड हाउ थिंग्स हैड हैपेंड एट दैट टाइम। Now the next question is,
इफ आई स्टडीड वेल आई विल पास, ये एक शर्त बता रहा है कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो मैं पास हो जाऊंगी, ये शर्त है। जो किसी चीज का कोई शर्त का रिजल्ट जो है वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, उसे टाइप 1 कहते हैं। काल्पनिक नहीं है, टाइप 1 कहेंगे। तो इफ आई स्टडीड वेल नहीं होगा, इफ आई स्टडी वेल, इफ आई स्टडी वेल आई विल पास, दैट इज द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ आई वुड नो वॉट यू वॉन्टेड आई वुड हेल्प यू, काश मुझे पता होता कि तुम्हें क्या चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए वो ला देती। ये प्रेजेंट की एक काल्पनिक स्थिति बताई जा रही है। प्रेजेंट की काल्पनिक स्थिति है काश मुझे पता होता कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ये प्रेजेंट की जब काल्पनिक स्थिति बताई जाती है तो प्रेजेंट की काल्पनिक स्थिति बनाने के बनना या होना के लिए तो वर्ब लगाते हैं, लेकिन जब मेन वर्ब होता है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। इफ आई वुड नो नहीं, दैट विल बी इफ आई न्यू व्हाट यू वांटेड, कि वैसे इसमें इफ आई ये वाला सेंटेंस में व्हाट यू वांट होना चाहिए, फिर तो ये पूरा ये, इससे बेहतर ये है कि इस सेंटेंस को ये फिर पूरे पार्ट्स में गलती है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो ये यहाँ से फिर इसको यही करना पड़ेगा इफ आई हैड नोन, इफ आई हैड नोन, क्योंकि ये फिर ये पास्ट में आ रहा है तो ये इसका मतलब ये पास्ट की चीज बता रहा है। तो इफ आई हैड नोन व्हाट यू वांटेड, अगर मुझे पता होता कि तुम्हें क्या चाहिए है तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती। तो ये हमारा परफेक्ट कंडीशनल हो गया। अब जिसमें इसमें है क्योंकि कई बार सेंटेंसेस जो होते हैं वो पूरे ही गलत होते हैं, तो इफ आई न्यू व्हाट यू वांट, तो ये फिर क्योंकि व्हाट यू वांट जो है वो प्रेजेंट की बात बताई जा रही है, उससे हो ही नहीं सकता, तो ये परफेक्ट कंडीशनल ही होगा क्योंकि ये पास्ट की एक ऐसी इच्छा बता रहे। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें क्या चाहिए था तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती, मगर किन्हीं कारणवश मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। दैट इज वाई यहाँ पर आएगा इफ आई हैड नोन, परफेक्ट कंडीशनल का यूज किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ आई वुड हैव रियलाइज व्हाट अ बैड पर्सन माय फ्रेंड इज, आई वुड हैव डिसऑर्डर्ड हिज डिसकंटिन्यूड हिज फ्रेंडशिप, डिसकंटिन्यूड होना चाहिए, आई वुड हैव डिसकंटिन्यूड इफ आई वुड हैव रियलाइज, दो बार नहीं है, अगर मुझे पता होता कि मेरा फ्रेंड जो है वो कितना जो है व्हाट अ बैड, कितना खराब व्यक्ति है, तो मैं उसकी दोस्ती डिसकंटिन्यू कर देता, मगर मुझे पता ही नहीं था, तो ये फिर अफसोस बता रहा है। तो इफ आई हैड रियलाइज व्हाट अ बैड माय फ्रेंड इज, आई वुड हैव डिसकंटिन्यूड हिज फ्रेंडशिप। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9, I would appreciate if readers would write to me about how they meditate। ये सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो है कि मैं उस चीज़ की, अगर रीडर्स मुझे लिखें, यानी कि प्रेजेंट की काल्पनिक स्थिति है कि अगर रीडर्स मुझे लिखें तो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी। तो इफ रीडर्स वुड रॉट टू मी, भाई ये आपका कंडीशनल क्लॉज है, तो इफ रीडर्स वुड राइट टू मी नहीं, इफ रीडर्स रॉट टू मी, क्योंकि ये प्रेजेंट की काल्पनिक स्थिति बताई जा रही है कि मैं उस बात को अप्रिशिएट करूंगी अगर रीडर्स मुझे लिखेंगे। तो ये प्रेजेंट की, भाई अगर रीडर्स लिखेंगे तो आप उस पर एक प्रेजेंट की, हम इस बात पर अपनी एक राय दे रहे हैं, अपनी एक इच्छा बता रहे हैं कि प्रेजेंट की भाई अभी तक जब तक हुआ नहीं वो काल्पनिक सिचुएशन है, इसीलिए यहाँ पर आएगा आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स रॉट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ही हैड प्लेड वेल ही विल हैव वन द मैच, अगर उसने अच्छे से खेला होता तो वो मैच जीत गया होता, मगर ये सेंटेंस वही चीज़ है, पास्ट की कोई जो है पास्ट की कोई ऐसी कंडीशन को बता रहा है जो हो सकती थी मगर हो नहीं पाई। इफ ही हैड प्लेड वेल ही वुड हैव वन द मैच, तो यहाँ पर ये आएगा। तो ये आज के इसके 10 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। अब मैं आप लोगों को जो बाकी के 10 क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को फिगर्स ऑफ स्पीच के कराऊंगी। एंड नाउ अब ये क्वेश्चंस हैं आपके फिगर्स ऑफ स्पीच के। तो फिगर्स ऑफ स्पीच आप लोगों को मैं इसमें 10 क्वेश्चंस करा रही हूँ, बताती चलूंगी। व्हेन वन सेज दैट समवन इज नो मोर or that someone has breathed his her last, the speaker is resorting to। एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसे कहा जाता है यूफेमिज्म, जिसमें मतलब ये होता है कि एक बैड चीज को एक गुड चीज में चेंज किया जाए, एक अनप्लेजेंट
स्टेटमेंट को एक प्लेजेंट स्टेटमेंट में बदला जाए। यू मीन्स गुड। तो यूफेमिज्म जो है, एक जैसे हम किसी के अगर बोलते हैं कि जब कोई कहता है कि ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई या दैट समवन हैज ब्रेथ्ड हिज लास्ट, हम ये कहते हैं कि ही डाइड की जगह अगर हम बोलते हैं कि ही इज नो मोर और ही हैज पास्ड अवे, तो हम वहां पर एक खराब शब्द को एक अच्छे शब्द से बदल रहे हैं, एंड दैट फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज यूफेमिज्म। तो ये है हमारा इसका जो आंसर है, दैट इज यूफेमिज्म, एक खराब शब्द को एक अच्छे शब्द से बदलना। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फ्रेज लीव्स डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक फिगर ऑफ स्पीच होती है या एक लिटरेरी टर्म होती है पैथेटिक फैलेसी, विच वॉज गिवन बाय रस्किन इन हिज मॉडर्न पेंटर्स, जिसमें नेचर के ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर ये बनाएं, ये मैंने एक फ्लावर बनाया और ये फ्लावर में जो है, ये आपने बच्चों की कॉपी में देखा होगा, ये वाला इस तरीके से बुक्स में बने हुए, और ये हंसता हुआ फूल जो है मैंने फूल बनाया। तो ऐसा अगर हंसता हुआ फूल हम रियल लाइफ में देख लें तो डर के मारे भाग जाएंगे हम और उसके, लेकिन ये बच्चों के बुक्स में और वैसे बहुत क्यूट लगता है। तो ये नेचर के एट्रीब्यूट, नेचर के चीज़ों को हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं, हंसता हुआ फूल, हंसता हुआ सूरज, नाचती हुई पत्तियाँ, तो ये सारे क्या है, दैट इज नोन एज पैथेटिक फैलेसी। इसको पैथेटिक फैलेसी जो है वो कहा जाता है। And now the next question is, the expression murderous innocence is an example of। murderous innocence, दो विरोधाभासी शब्द को एक शब्द और उसका एक एंटोनिम जो है हम लगा देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज ऑक्सीमोरोन। ओपन सीक्रेट, मर्डरस इनोसेंस, कि मासूमियत कैसी, कातिल मासूमियत, तो मासूमियत भी और कातिल भी, तो मर्डरस इनोसेंस जो है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरोन। ये एग्जाम्पल है जब दो विरोधाभासी चीज़ों को एक साथ रखा जाता है, जब दो विरोधाभासी स्टेटमेंट्स लाते हैं, एंटीथीसिस, जब दो विरोधाभासी शब्दों को रखा जाता है, दैट इज नोन एज ऑक्सीमोरोन। एंड नाउ the next question is, the expression dreaming house is an example of। non-living things को जब non-living things को human attribute दिए जाते हैं तो उसे personification भी कहा जाता है, लेकिन epithet का मतलब होता है adjective। तो जब एक non-living thing को एक living adjective दिया जाता है तो that is known as transferred epithet। epithet adjective, transfer मतलब होता है कि एक living being से नॉन लिविंग को वो एडजेक्टिव ट्रांसफर कर देना, दैट इज नोन एज ट्रांसफर्ड एपिथेट। द स्टेटमेंट दैट देयर आर नन सो क्रेड्यूलस एज इनफिडेल्स इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ। अगर हम ये कहते हैं कि जो बेवफा होते हैं उनसे ज़्यादा विश्वसनीय कोई नहीं होता, उनसे ज़्यादा विश्वास जो है वो सहज विश्वास करने वाला कोई नहीं होता, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एक्चुअली जब हम किसी चीज़ को दो ऐसे स्टेटमेंट्स को लेते हैं जो ऊपरी तौर पर देखने में कैसा लगता है कि ये जो एग्जाम्पल है दैट इज़ बिल्कुल उल्टा एग्जाम्पल है, कोई बिल्कुल ही विरोधाभासी एग्जाम्पल है, मगर उसमें एक सच छिपा रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज पैराडॉक्स। उसे पैराडॉक्स कहा जाता है। जैसे कि भाई जो बेवफा होते हैं उनसे ज़्यादा विश्वसनीय कोई नहीं होता। भाई इसका मतलब ये है कि जो बेवफा होते हैं उनसे ज़्यादा विश्वसनीय कोई नहीं होता, कि भाई जो बेवफा होगा पता है कि ये तो बेवफा ही करेगा, तो ऑब्वियसली उनकी नेचर है वो ये काम करेंगे ही करेंगे, तो उनसे ज़्यादा विश्वसनीय कोई और नहीं होता। एक बार को किसी और पर अविश्वास किया जा सकता है मगर उन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपनी नेचर के अनुसार व्यवहार करेंगे ही करेंगे। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स, दैट इज पैराडॉक्स। एग्जाम्पल है ये, पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। And now the next question is, in the sentence hunger set miserably in the informal settlement, कि भूख जो है वो बैठ गई। अब भूख को एक ह्यूमन बीइंग के रूप में दिखाया गया, भूख बैठ गई। डेथ laid his icy fingers on dying kings, तो जब मृत्यु को दिखाया जा रहा है कि उसने अपने हाथ मरते हुए राजाओं पर रखे, तो इसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज, या ट्रांसफर्ड एपिथेट नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर्ड एपिथेट में एक एडजेक्टिव नॉन लिविंग थिंग के पहले लगता है। ड्रीमिंग हाउस,
ठीक है, तो वो एक एडजेक्टिव है ड्रीमिंग, और हाउस एक नॉन लिविंग थिंग है। जब पूरा एक सेंटेंस आता है और उसमें जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग को पूरे एक नॉन लिविंग थिंग को पूरे एक सेंटेंस के रूप में ह्यूमन बीइंग के एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज पर्सोनिफिकेशन। And now the next question is, which device has been used in the lines success is counted sweetest by those who never succeed? ये भी पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है कि जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कभी सफलता का स्वाद नहीं चखा वह सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से सफलता को बता सकता है। सही बात है, जो सफलता को चख चुके हैं, जो सफल होना जानते हैं, शायद उनके लिए एक और बार सफल होना कोई मायने नहीं रखता। मगर जो व्यक्ति कभी सफल हुआ ही नहीं, उससे पूछिए कि सफल होना होता क्या है, वही सबसे बेहतर डेफिनेशन सक्सेसफुल होने की दे सकता है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, बट इट हैज अ ट्रुथ, अ बिटर ट्रुथ अंडरनीथ इट। दैट इज व्हाई इट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पैराडॉक्स। Now the phrase the humming bee, the crackling hen and the buzzing saw are examples of, जब कभी किसी कोई वर्ड जो है, किसी वर्ड को सुनकर हमारे अंदर वो ध्वनि जो है वो हमारे कान में आती है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच होती है ओनोमोटोपिया। और ओनोमोटोपिया है जैसे हमिंग बी, क्रैकलिंग हैन, जो आवाज़ें हैं जो आ रही हैं, तो उसमें वो फिगर ऑफ स्पीच होती है ओनोमोटोपिया। लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। जब दो आइडियाज को, दो स्टेटमेंट्स को जो आपस में बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, उन्हें साथ में रख दिया जाता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, तो दैट इज नोन एज एंटीथीसिस। लव का ऑपोजिट मैरिज, आइडियल का ऑपोजिट रियल। तो ये दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स को एक साथ रखा गया है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंटीथीसिस। This is the example of antithesis. And now the next question is, let's go to bed now. जब कोई जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए, एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, जैसे हम कह रहे हैं कि लेट्स स्लीप नाउ। अब वो जहाँ पर हम सोते हैं उस जगह के स्लीप वर्ड की जगह हम वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिगर ऑफ स्पीच होती है मेटोनमी। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनमी। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड, जो इंस्ट्रूमेंट जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जब वो यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ अदर वर्ड, स्लीप की जगह हम बेड यूज़ कर रहे हैं, राइटर की जगह हम पेन यूज़ कर रहे हैं, और किंग की जगह अगर हम क्राउन यूज़ कर रहे हैं, तो जो जिसका सिंबल है अगर हम उसे यूज़ करते हैं, जो चीज़ इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? मेटोनमी। मेटोनमी वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें नेम चेंज कर दिया जाता है। तो जहाँ नेम चेंज कर देते हैं और कोई इंस्ट्रूमेंट उस चीज़ को बताता है, तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज़ नोन एज मेटोनमी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। मैं शॉर्ट क्रिस्प सेशंस रखती हूँ जिससे कि आप लोगों को बोरियत भी ना हो और आप पूरा सेशन आराम से देख लें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल, मतलब कल तो नहीं, कल तो आपका पेपर है और आप लोग थके हुए भी होंगे, जो लोगों का टेट का पेपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड गुड नाइट।